देखिए हमारा चैप्टर है बल तथा गति का नियम। बल तथा गति का नियम, इसमें बल के बारे में पढ़ेंगे और गति के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। गति के जो नियम है उसके इस बल के माध्यम से इसके नियम को स्थापित किया गया है। लेकिन सबसे पहले हमको जानना है कि बल क्या है, बल को समझना है। ठीक है, तो बल आप कई प्रकार से बल लगाते हैं, आप बल के बारे में जानते हैं, बट कई लोग बल तो लगाते हैं लेकिन उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि बल कैसे लग रहा है। आप कोई काम करते हैं, किसी वस्तु को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान रखते हैं तो उसको उठाने में बल लगता है, दूसरे स्थान तक ले जाने में आप बल लगाते हैं। किसी को धक्का देते हैं तो बल लगाते हैं, किसी को खींचते हैं तो बल लगाते हैं। ठीक है, या साइकिल चलाते हैं तो पैडल मारते हैं उस साइकिल का तो बल लगाते हैं। तो इस प्रकार प्रतिदिन हर क्षण बल लगाने का कार्य करते हैं। तो जो बल होता है, खींचने या ढकेलने की जो क्रिया होती है, बल लगता है, बल कार्य करता है उसमें। खींचना यानी अपने ओर खींचना, यानी अपने ओर किसी को आकर्षित करना भी एक प्रकार का बल है। तो जो खींचने की क्रिया है, किसी वस्तु को पकड़ के अपने ओर खींच लेते हैं तो उसमें कौन सा बल लगता है? तो आकर्षण बल लगता है, उसको कहते हैं आकर्षण बल। और जब किसी को धक्का देते हैं, अपने से दूर भगाते हैं, धक्का देकर उसको हटा देते हैं तो प्रतिकर्षण बल काम करता है। लेकिन यहाँ बल जो है, बल को डिफाइन करने के लिए जो परिभाषा दिया गया, कहा गया है कि वह बाह्य कारक बाहर से जो हम लगाने का कार्य करते हैं। मान लो ये दीवार खड़ी है, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, अगर इस पर बाहर से हम कोई बल न लगाएं तो जैसे टंगा है ऐसे टंगा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट अगर बाहर से हम इस पर बल लगा दें और इसको धक्का दे दें तो हो सकता है कि दीवार से नीचे गिर जाए। ठीक है, तो बाहर से जो हम बल लगा रहे हैं तो वह बाह्य कारक है, यानी वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। या तो परिवर्तन कर दे, ये तो मान लीजिए फिक्स नहीं ना है, हम कहीं बल लगा रहे हैं तो काम हो ही जाए। मान लीजिए किसी वस्तु को या दीवार को धक्का दे रहे हैं तो हमारे धक्का देने से दीवार गिर भी सकती है और नहीं भी गिर सकती है, यानी उस दीवार में हमने परिवर्तन करना चाहा बट परिवर्तन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए कहा गया कि परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है तो उसे बल कहते हैं। जब हम किसी वस्तु पर, किसी वस्तु की स्थिति पर, वो वस्तु अगर दौड़ रही है तभी हम बल लगाएंगे कि उसको रोक लें। वस्तु अगर डगर रही है, दौड़ रही है, तो उसको हम बाहर से बल लगाकर उसको रोकने का प्रयास करेंगे। तो हो सकता है कि वो वस्तु हमारे बल लगाने से रुक जाए या हमारे बल लगाने से न रुके। अगर कोई गाड़ी है, ट्रक है और उसको हम सामने से बल लगाएंगे तो रुकेगी? हमारे ऊपर से चली जाएगी। या हम पीछे से उसको पकड़ के खींचें तो रुकेगी? तभी हमको लेकर चली जाएगी। लेकिन हमने तो प्रयास किया उसको रोकने का, पीछे से भी बल लगा कर देखा, खींचने का काम किया कि रुक जाए, ट्रक रुक जाए, या आगे से हमने बल लगाया कि ट्रक रुक जाए। लेकिन ऐसा मत करना तुम लोग, ऐसा मतलब प्रैक्टिकल न करना कि तो छोटी गाड़ी है, मान लीजिए जैसे कि मान लो ट्रक को तो नहीं रोक पाए, लेकिन कोई व्यक्ति साइकिल से जा रहा है, साइकिल चला कर जा रहा है और तुम चाहते उसको पकड़ लेना, रोकना, तो साइकिल को पीछे से पकड़ के हम खींच देते हैं तो वो व्यक्ति रुक जाता है। यानी उस कंडीशन में आप बाहर से जो बल लगाते हैं, वस्तु को, साइकिल को पकड़ के खींचते हैं, तो उसके माध्यम से आपने क्या कर दिया? उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दिए, यानी दौड़ रही थी तो तुमने रोक दिया। या अगर स्थिति यानी रुकी हुई साइकिल है तो तुमने धक्का दे दिया तो चलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यह बाह्य कारक है, यानी तूने बाहर से कोई कार्य किया। तो जो बाहर से तू कार्य किए तो यानी क्या, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया तो क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। या अथवा में लिखा गया है कि सभी स्थिर वस्तुएं
खींचने अथवा ढकेलने से गतिमान होती हैं। जो स्थिर वस्तु है या रुका है या दौड़ रहा है, तो तुम क्या करते हो, या तो उसको पकड़ के खींच लो या उसको धक्का दे दो। तो खींचने से यानी खींचेंगे हो सकता है तभी गतिमान हो जाए, या धक्का दे देंगे तो हो सकता है गतिमान हो जाए। तो दोनों केस हो सकता है। तो खींचने अथवा ढकेलने की इस क्रिया को बल लगाना कहते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो जो खींचने वाला बल है, खींचना लिखा गया है, तो खींचने की क्रिया को, खींचने की क्रिया को आकर्षण बल कहते हैं। और ढकेलने की क्रिया को प्रतिकर्षण बल कहते हैं। ठीक है। यानी खींच रहे हैं, अपने पास ला रहे हैं, खींचकर किसी को हम खींचकर अपने पास ला दिए, मतलब अपने में समाहित कर लिए, यानी अपने में मिला लिए, तो क्या कर दिए, आकर्षित कर लिए। तो आकर्षण बल काम किया। और अपने पास से किसी वस्तु को धक्का देकर भगा दिए, ढकेल दिए, गिरा दिए, इसका मतलब प्रतिकर्षण बल लगा दिए। ठीक है। तो इस प्रकार ये बल कार्य करते हैं। और इस बल का जो बल है, तो बल को मापने का तो भी कोई यंत्र होगा। तो बल का मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होते हैं। तो देखिए, तो बल जब हम बल एक बाह्य कारक है, तो आप बताइए कि जब बल लगाते हो किसी वस्तु पर, तो तुमको पता रहता होगा कि किस दिशा में बल लगा रहे हो। मान लीजिए कि आप अपने सामने बल लगा सकते हो सकता है कि विपरीत दिशा में ऐसे बल लगा रहे हो, तो तुमको दिशा ज्ञान है कि किस दिशा में बल लगा रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए जो बल एक जो राशि है, ये सदिश राशि है, यानी ऐसी राशि जिसमें दिशा का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो बल कैसा राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें हम दिशा का हमको पता है। तो इसलिए देखो हमने नोट किया कि बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। और इसका एसआई प्रणाली में इसका मात्रक न्यूटन होता है। तो एसआई जो प्रणाली है, जो पद्धति बनाने वाले बनाए, तो जो पैमाना उन्होंने बनाया, तो एसआई में इसका मात्रक क्या बताएं, न्यूटन बताएं। जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, उसी प्रकार बल का मात्रक न्यूटन होता है। लंबाई को मीटर से मापते हैं, अब बल को न्यूटन से मापते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया कि न्यूटन एसआई प्रणाली में हो गया। लेकिन जैसे कि हम लंबाई को मीटर से मापते हैं और जरूरत पड़ने पर सेंटीमीटर से मापते हैं। ठीक है। तो लंबाई जो है बड़े पैमाने हो गए। मीटर से मापने का हो गया, लंबाई को हम मीटर से माप रहे हैं, बड़े पैमाने से माप रहे हैं। लेकिन लंबाई छोटी लंबाई हो और मीटर भर के नहीं हो, तो किससे मापते हैं, सेंटीमीटर में। देखो कॉपी पर, हम अपने कॉपी पर स्केल के प्रयोग करके सेंटीमीटर में मापते हैं, तो छोटा पैमाना हो गया। उसी प्रकार बल को हम छोटे पैमाने यानी 1 न्यूटन के बराबर न हो तो कैसे मापेंगे। तो देखो यहाँ कह रहा है, जबकि सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक डाइन होता है। सीजीएस पद्धति जो है उसमें न्यूटन बल को किससे माप रहे हैं, डाइन से माप रहे हैं। तो कई लोग ये समझ लेंगे कि डाइन आ गई भाग जाओ, तो डाइन का मतलब वो डाइन नहीं। डाइन एक नाम है। जैसे कि मान लीजिए कि हम वजन करते हैं तो किलो से वजन कर रहे हैं, किसी वस्तु है उसका हमको द्रव्यमान मापना है तो किलो से मापते हैं। तो उसी प्रकार बल को मापना है, थोड़ा बल है तो उसको डाइन से मापते हैं, डाइन को बुलाते हैं मापने के लिए। लेकिन बहुत लोग डर जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर, लेकिन भाई बल लगा रहे हैं तो हम कैसे, न्यूटन क्या होता है, क्या मात्रक है, इसको कैसे हम बनाए मात्रक, 1 न्यूटन कितना होता है, ये अगर आपको पता करना है तो पहले आपको देखना है कि बल क्या है। बल
तब मान लो जब बल जो हम लगाते हैं तो किसी ना किसी वस्तु पर लगाते होंगे, यानी वस्तु इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, या 10 किलो 50 किलो कितना भी किलो का हो, लेकिन वस्तु होगी। अब वस्तु है तो उसका द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो उस द्रव्यमान पर हम अपना हाथ रखेंगे, आज जब अपना हाथ रखेंगे तब ना धक्का देंगे चाहे खींचेंगे, यानी उस वस्तु में गति उत्पन्न करेंगे, उसको त्वरित करेंगे। त्वरित करना है, त्वरण उत्पन्न करना है। त्वरण उत्पन्न होता है तब वह गतिमान होगा। तो यहाँ बल बराबर होता है, बल बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। यानी देखो F से बल को किससे डिनोट करते हैं? F से। फोर्स, फोर्स होता है ना, तो देखो इनको F लिखते हैं, और द्रव्यमान को M लिखते हैं, और त्वरण को A लिखते हैं। तो बल का मात्रक, बल का जो फार्मूला होता है F बराबर ma। अब देखो यहाँ पर ma हो गया, तो यहाँ पर बताया गया कि न्यूटन होते हैं भाई बल का मात्रक। तो बल का मात्रक, बल का जो मात्रक है न्यूटन, तो 1 न्यूटन में कितना होगा? दूसरे कंडीशन में अगर इसको मापे तो कैसे माप सकते हैं? तो देखो बल का मात्रक तो बराबर है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान को किससे मापते हैं? तो यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक, ठीक है। तो द्रव्यमान का मात्रक और त्वरण का मात्रक, तो देखो यहाँ पर F का मात्रक जो है यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान को, द्रव्यमान हम केजी से मापते हैं, किलोग्राम, और गुणे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार तुम कह सकते हो कि बल का मात्रक हो गया, बल का मात्रक आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं, बल का मात्रक किग्रा, केजी का मतलब किलोग्राम, किग्रा गुणे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। या ये अगर न्यूटन इसको मान रहे हो, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो 1 न्यूटन लिख सकते हो, 1 न्यूटन बराबर 1 किग्रा, 1 किग्रा गुणे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 न्यूटन में, 1 न्यूटन किसके बराबर है? 1 किग्रा गुणे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर 1 न्यूटन का मान होता है। और डाइन का मान कितना होता है भाई? तो देखिए अगर इसको डाइन में कन्वर्ट कर दें तो क्या लिखेंगे? अगर इसको हम डाइन में देखें तो कितना होगा? तो यहाँ पर देखो 1 न्यूटन 1 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो 1 न्यूटन डाइन में देखा जाए तो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। लेकिन देखिए अब हम पढ़ेंगे बल के प्रभाव, ठीक है। बल का प्रभाव, बल क्या था हमने आपको बताया कि बल कैसे कार्य कर रहा है। मान लीजिए किसी वस्तु को हम धक्का दे रहे हैं तब भी बल लग रहा है, या अपने ओर खींच रहे हैं तभी बल लग रहा है, ठीक है। या कोई काम आप करते हैं तभी बल लगता है, एनर्जी आपकी लॉस होगी, यानी आपके अंदर की शक्ति समाप्त होती है, बल लगाते हैं, ठीक है। अब आता है बल का प्रभाव क्या है, यानी कैसे वस्तुओं को प्रभावित करती है, ठीक है। तो जैसे कि कोई वस्तु अगर रखी गई है तो तब तक वह रखी जाती है जब तक कि बाहर से कोई बल न लगाकर उसको हटाया जाए। मेज पर अगर कोई पुस्तक रख दी जाए तो कब तक उस मेज पर वो पुस्तक रहेगी? जब तक कि कोई व्यक्ति उसको
उठाए मत, या एक स्थान से दूसरे स्थान न ले जाए। या मान लीजिए कि कोई व्यक्ति नहीं उठाता है, हवा चलती है, हवा के कारण वो गिर जाता है, तभी तो उस पर बल लगा, यानी हवा ने बल डाला उस पर। या कोई वस्तु डगर रही है, गतिशील है, तो कब तक नहीं रुकती है, जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल लगाकर रोका न जाए। ठीक है, यानी ये जो कंडीशन है बल का प्रभाव, यानी बल बाह्य बल कार्य करता है, यानी किसी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। स्थिति में परिवर्तन का तात्पर्य है कि अगर वो रुका हुआ है, आपने बल लगा दिया तो दौड़ना शुरू कर देगा, या दौड़ रहा है, आप सामने से बल लगा दिए तो रुक जाएगा। तो प्रभाव लगा कि नहीं लगा, प्रभाव उस पर पड़ा ना। यानी फर्स्ट कंडीशन में बल का प्रभाव है कि किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने से, कह सकते हैं कि किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने से वस्तु की स्थिति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। या स्थिर वस्तु पर बल लगाने से वस्तु गतिशील हो जाती है, गति की अवस्था में हो जाती है। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं कि वस्तु गतिशील हो जाती है। यह हो गया बल का प्रभाव। अगर कोई वस्तु रुका हुआ है, स्थिर है, और उस पर आप बल लगा देते हैं बाहर से, तो वो गति की अवस्था में हो जाती है। या कोई वस्तु गति की अवस्था में है, या कोई वस्तु गति की अवस्था में ऑलरेडी वह दौड़ रहा है, और उस पर आप बल लगा देते हैं, बल लगा देते हैं, तो क्या होगा, स्थिर हो जाएगा, रुक जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं दूसरे पॉइंट में, कह रहा है कि दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मान लीजिए पहला तो ये था कि किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने से वस्तु गतिशील हो जाती है। वस्तु रुकी हुई है और तूने क्या किया, धक्का दे दिया तो वो गिर जाएगा अपने स्थान से। कोई व्यक्ति साइकिल पर बैठा हुआ है और आपने उसको धक्का दे दिया तो गिर जाएगा। कोई छत पर बैठा है और पीछे से धक्का दे दीजिए, वो नीचे गिर जाएगा। मतलब रुके हुए वस्तु पर आप बाहर से बल लगा रहे हैं तो गतिशील हो जा रहा है, गिर जा रहा है, डगर जा रहा है। ये पहला कंडीशन था। और दूसरा कह रहा है कि किसी गतिमान वस्तु पर उसकी गति की दिशा में ही, यानी जौने और वस्तु दौड़ रही है उसी दिशा में तुम बल लगा दिए। कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है, ठीक है, और आप पीछे से दौड़कर उसको और धक्का दे दिए तो उसकी गति और बढ़ जाएगी। उसकी गति में क्या हो गया, वृद्धि हो जाएगी, यानी और तेजी से साइकिल चलाने लगेगा। और अगर छोटा लड़का है, कोई नए साइकिल चलाने वाला व्यक्ति है और साइकिल चला रहा है और तू पीछे से धक्का दे दिया तो उसकी गति बढ़ जाने से उसका बैलेंस खराब हो जाएगा, वो संभाल नहीं पाएगा और गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी गति में तो वृद्धि हुई, तभी ना वो गिरने का काम किया। तो यही दूसरा कंडीशन हो गया, दूसरा प्रभाव हो गया। किसी गतिमान वस्तु पर उसकी गति की दिशा में ही बल लगाने पर वस्तु की चाल बढ़ती जाती है, वृद्धि होती जाती है। कोई दूसरा कंडीशन इसका है। तो देखिए तीसरा जो है, तीसरा हमने नोट कर दिया। कह रहा कि किसी गतिमान वस्तु पर गति के दिशा के विपरीत दिशा में, ठीक है, किसी गतिमान वस्तु पे उसके गति के विपरीत दिशा में बल लगाने से वस्तु की चाल घटती जाती है। और पर्याप्त समय तक अगर बल लगा देते हो, यानी देरी तक समय बल लगा देते हो, तो क्या कर रहा है, गतिमान वस्तु स्थिर हो जाती है। मान लीजिए कि कोई वस्तु आ रही है सामने से, तुम्हारे सामने से आ रही है, तुम उसके सामने खड़े हो जाओ और उसको सामने से रोको,
ठीक है। तो क्या होता है, तो उसके गति में थोड़ी सी कमी होगी। तुमने बल लगाया तो उसके गति में थोड़ी सी कमी होगी, लेकिन देरी तक बल लगा दिया, वो तुमको धक्का देते जा रहा है, तुम पीछे होते जा रहे हो, लेकिन उसके गति में थोड़ा सा कमी हुआ है, या पीछे से तुम खींच रहे हो तो उसके गति में कमी हुआ, उसके वेग में कमी हो गया, वो तेजी से नहीं दौड़ पा रहा है। लेकिन देरी तक जब तुम खींचते रह जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो वस्तु जिसको तुम खींच रहे हो, अपने तरफ खींच रहे हो या सामने से बल लगाकर उसको रोक रहे हो, तो एक समय आएगा कि वो रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ठीक है। नहीं, ट्रक के सामने मत जाना, नहीं तो सोचोगे कि हम बल लगाएंगे ट्रक के सामने, एक समय तू रुकवे करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे कई गुना वो बल लगा रहा है तो वो रुक जाएगा, पता चलेगा तुम्हारे ऊपर चढ़ के चला जाएगा। ठीक है। तो ट्रक नहीं रुकेगा। हाँ, आपके समानार्थिक अगर कोई वस्तु है, मतलब जैसे आपका जितना बल है उसी के समान उसकी बल है, तो आप रुक। हाँ, साइकिल सवार कोई व्यक्ति है और साइकिल से भाग रहा है तो आप पीछे से दौड़ा कर उसकी साइकिल पकड़ लिए और खींच रहे हैं, तो कुछ तो दूरी तक वो बल लगाएगा, साइकिल बढ़ेगी, बट एक समय आएगा कि कुछ समय के बाद उसकी साइकिल एकदम रुक जाएगी। ठीक है, ऐसा होगा। तो ये तीसरा कंडीशन था, ये बल का प्रभाव था, बल लगाने से वस्तु रुक जा रही है। जैसे कि मान लो, चलो एक पिंड ले लेते हैं या एक गेंद ले लेते हैं। यह गेंद कुछ ऐसे दौड़ रहा है, ठीक है, यानी ऐसे ये भाग रहा है, गति की दिशा इसका इस साइड है। ठीक है, चलो यार यहाँ लिख देते हैं, गति की दिशा इस साइड है ना, लेकिन तुम क्या किए, पीछे से इस गेंद को पकड़ लिया, पीछे के गेंद पकड़ के खींचना शुरू कर दिए, तुम ऐसे बल लगा दिए। ये गेंद ऐसे डगर रहा था, लेकिन तुम क्या किए, ऐसे बल लगा लिए। या कोई मान लो ये पिंड है, कोई साइकिल होगी तो ऐसे जा रहा था, तुम पीछे से ऐसे बल लगा लिए, तो इसके गति में क्या होगी, कमी होगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये रुक जाएगा। ये विपरीत दिशा में बल लग रहा है, विपरीत दिशा में। ठीक है। यहाँ मान लो ये F1 है, इधर भाग रहा है, और ये F2 बल लगा दिया गया, इस साइड बल लग गया, जिसके कारण वो वस्तु रुक जाएगी। अगला पॉइंट है, तो चौथा जो कंडीशन है बल का प्रभाव है, क्या कह रहा है कि यदि किसी, ऐसे देखो, यदि किसी चाल से गतिमान वस्तु पर, गति करने वाली कोई वस्तु है, तो गतिमान वस्तु पर करे गति की दिशा के अभिलंबवत दिशा में बल लगाया जाए तो वस्तु की गति की दिशा बदल जाती है। वस्तु की जो गति की दिशा है वो बदल जाती है, बट क्या करे, परंतु चाल में परिवर्तन नहीं होता है, उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल उसकी दिशा बदल जाएगी। जैसे तुम फुटबॉल खेल रहे हो और तुरंत क्या करते हैं, जिस वेग से मानो कोई एक व्यक्ति, एक खिलाड़ी फुटबॉल को किक करता है, लात मारता है और सीधा दौड़ना, फुटबॉल भागना शुरू कर दिया, गति करना शुरू कर दिया, तब तक बगल से कोई आकर उसको एक किक करता है, एक लात मारता है, तो तुरंत वो टर्न हो जाएगा। लेकिन उस जो फुटबॉल है उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होगी, उसके चाल की गति में कोई परिवर्तन नहीं, गति की दिशा में परिवर्तन होगा, चाल में कमी नहीं होगी। जैसे कि बैटिंग जैसे मैच होता है, तो जो बैटर होता है वो बैट पकड़ के खड़ा है, गेंद फेंकने वाला व्यक्ति जैसे जितना स्पीड से गेंद फेंकता है, अगर फास्टर है, गेंद फेंकने वाला व्यक्ति जो है खिलाड़ी फास्टर है, मतलब बहुत स्पीड में बॉल फेंकता है, तो जैसे बैट से टकराता है उतना ही स्पीड से गेंद की जो दिशा बदल जाती है। ठीक है, और बहुत तेजी से बाउंड्री के बाहर चला जाता है। अगर स्पिनर है, स्पिनर का मतलब जो बहुत कम गति से धीमा गति बॉलिंग कराता है, गेंद फेंकता है, तो जब बैटिंग करने वाला व्यक्ति जो बैट से उसको गेंद को ठोकता है तो बहुत तेजी से उसको नहीं ठोक पाता है, क्योंकि गेंद की स्पीड कम होती है, और जो बैटिंग कर रहा है, जो बल्लेबाजी कर रहा है,
तो वो क्या करता है, थोड़ा सा अगर टच करता है गेंद को तो उतना तेजी से नहीं भागती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले से गेंद की स्पीड जो गति थी कम थी। तो बैटिंग करने वाला, बल्लेबाजी करने वाला व्यक्ति, गेंद से ठोकने वाला व्यक्ति जैसे ही गेंद को बैट से ठोकता है वो कम दूरी ही तय करती है। या एक्स्ट्रा ये बल लगाए, अपना अधिक बल लगाकर अगर उसको गेंद को मारे तो अधिक दूरी तय करती है, बाउंड्री के बाहर जा सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ जाएगा। अगर फास्टर जो गेंदबाज है वो फास्ट बॉलिंग कराया और बैटिंग करने वाला भी थोड़ा सा उसको टच किया नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर चली जाएगी। तो केवल दिशा का परिवर्तन होता है। मतलब जैसे कि यहाँ पर देखो गेंद है, ठीक है, गेंद ऐसे जा रही है, यानी गेंद की प्रारंभिक गति, यहाँ लिख देंगे गति। कैसा गति है भाई? प्रारंभिक है, प्रारंभिक दिशा कह सकते हो। जो गति कर रही है प्रारंभिक दिशा में, मतलब ऐसे जा रही है, ठीक है। गेंद किधर जा रही है? इधर जा रही है, लेकिन कोई व्यक्ति खटाक दी इधर से ही नहीं, आए इधर से हिट कर दिया, इसको ठोक दिया, तो इधर नहीं जाएगा और सीधे इधर भी नहीं जाएगा। इसकी गति की दिशा ऐसे हो जाएगी। गति की दिशा किधर हो गई? यहाँ लिख देना है द्वितीय, गति की द्वितीय दिशा, ठीक है। यानी गेंद ऐसे जा रहा था, कोई लंबवत आकर ऐसे ठोक दिया इसको, तो ये थोड़ा ना कि ऐसे भागना शुरू कर देगा, क्योंकि इसका बल इधर से एक बल लग रहा था तो गति ऐसे कर रही थी, तब तक बगल से इधर से कोई ठोक दिया तो थोड़ा सा ये बदल जाएगा, रोटेट हो गया और ऐसे ये गेंद जाना शुरू कर देता है। लेकिन इसके दिशा में केवल परिवर्तन हुआ, उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना स्पीड से ये ऐसे जा रही थी उतना ही स्पीड से इधर जाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये था बल का प्रभाव नंबर 4। अब आता है बल का प्रभाव नंबर 5। देखिए 5वां नंबर का प्रभाव नंबर 5 नोट किए हैं। देखो यहाँ कह रहा है किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। मतलब क्या है कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है और तूने बल लगा दिया तो गति की अवस्था में हो जाएगी, ठीक है। या कोई वस्तु एक समान गति से जा रही है और तूने बल लगा दिया तो विराम अवस्था में हो सकती है। आगे से बल लगा दिया, उसको रोकने के लिए बल लगा दिया तो विराम हो जाएगी। या समान गति से जा रही है, तूने पीछे से और बल लगा दिया तो उसके वेग में वृद्धि हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर कोई धीरे धीरे जा रहा है और तूने जाकर पीछे से धक्का दे दिया उसको तो और तेज हो जाएगा। या सामने से या पीछे से पकड़ के उसको खींच लो तो रुक जाएगा, ठीक है। या रुका हुआ है और धक्का दे दिए तो गति की अवस्था में हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन इसके अंतर्गत आ रही है। तो आप लिख सकते हैं कि वस्तु की विरामावस्था गति की अवस्था में बदल जाती है। फर्स्ट कंडीशन, वस्तु की विराम अवस्था गति की अवस्था में बदल जाती है, ठीक है। विराम अवस्था में है तो गति की अवस्था में बदल जाती है। या वस्तु की चाल में वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है। दूसरा कह रहा है कि वस्तु अगर गति की अवस्था में है, अगर पीछे से उसको धक्का दे दिए तो उसके चाल में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। वस्तु की चाल में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तथा या अथवा लिख दो, अथवा वस्तु जा रही है, डगर रही है, दौड़ रही है और तू आगे से बल लगा दिए उसके विपरीत दिशा में तो
रुक सकती है या उसके चाल में कमी हो सकती है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि वस्तु के चाल में कमी हो सकती है अथवा वस्तु की चाल में कमी हो जाती है। और इसका तीसरा जो कंडीशन है, तो इसका तीसरा कह रहा है कि वस्तु की गति की दिशा परिवर्तित हो जाती है। अगर वस्तु आगे दौड़ रही है, नहीं, ये दोनों बाबू एक ही में है, यह और यह दोनों एक ही बात है। अगर कोई वस्तु दौड़ रही है या तू पीछे से और उस पर बल लगा दिया तो और तेज दौड़ेगा, या आगे से तूने बल लगा दिया विपरीत दिशा में तो उसके वेग में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो अब कह रहा है, जैसे अभी हमने चौथे में बताया था कि कोई गति की अवस्था में कोई वस्तु है और तुम अभी लंबवत बल लगा दिए तो उसके दिशा में केवल परिवर्तन हुआ, उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आप कह सकते हैं कि वस्तु की गति की दिशा परिवर्तित हो जाती है लेकिन उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बल लगा देते हैं, ये तो दोनों एक ही है यार, अथवा करके लिखे नहीं है। तो ये देखो, वस्तु की गति के दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये था बल का प्रभाव, इतना बल का प्रभाव हम लोग पढ़े। अब इसके उपरांत हमको पढ़ना है बल के प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं? तो बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। इसको हम पढ़ेंगे, संतुलित और असंतुलित बल।